So today we are going to start materials. आपको पता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में पहला एलिमेंट इज मटेरियल कॉस्ट. सो ये हमारा जो भी हम प्रोडक्ट है उसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स रहता है. तो लेट अस नो व्हाट इज मटेरियल्स. मटेरियल्स क्या है बोलिए. रॉ मटेरियल क्या है? व्हाट इज दैट मटेरियल मीन्स. व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल्स? एनीबॉडी? Materials is used to produce the finished product. It is used. What? See, first thing materials means it is tangible. A tangible goods which you are using for making our product. So this is physical unit. एक तो है tangible, physical. इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन. ठीक है, दैट इज अवेलेबल. जैसे कि मैंने डालेगा, मैंने सपोज बिरयानी बनाऊंगा. बैठिए, वी आर स्टडिंग टुडे अबाउट मटेरियल्स. ठीक है, मटेरियल्स क्या होता है? जैसे हम लोग बिरयानी बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इसके लिए क्या चाहिए? पहला थिंग चावल चाहिए. तो राइस इज व्हाट? इट इज ए रॉ मटेरियल फॉर बिरयानी. सिंपल है कि नहीं? ये बुक्स बनाऊंगा मैं, इसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या है? पेपर्स. सो आपको अभी पता चलता है कि ये है, ये सब मटेरियल्स है. इट इज फिजिकली टेंजिबल एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन. दिस इज द रॉ मटेरियल. दिस इज द रॉ मटेरियल्स. ठीक है. सो यही हमारा जस्ट अंडरस्टैंडिंग है. मटेरियल्स में ज्यादा खर्चा होता है रॉ मटेरियल्स का. कोई भी प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल्स का ज्यादा खर्चा होता है, इसलिए हमको उसको कंट्रोल करना चाहिए. हमारा मेन पर्पस ऑफ स्टडिंग मटेरियल्स इज दैट वी हैव टू कंट्रोल इट. नहीं मिल रहा है? साल में एक बार बुक खोलने से ऐसे ही होता है. मेरा बुक दूसरा है, आपका बुक दूसरा है, बट कॉन्सेप्ट सेम है. ठीक है. अच्छा बताइए मुझे, बुक्स बाद में देखिए, जस्ट अंडरस्टैंड. मेरा जो मटेरियल्स है, मैंने आपको बताया था इट इज टू टाइम्स. दैट इज डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल. सब लोग को पता है व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल? व्हिच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. द कॉस्ट ऑफ दैट मटेरियल which is directly attributable to the cost object. आगे भी हम लिखेगा in an economic manner. ये मैंने पहले भी आपको बताया है. ठीक है. इफ इट इज नॉट डायरेक्ट, इट इज इनडायरेक्ट. ठीक है. सो दो तरीका का मटेरियल होता है, एक है डायरेक्ट मटेरियल, एक है इनडायरेक्ट मटेरियल. व्हिच इज नॉट डायरेक्ट इज इनडायरेक्ट. जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल द कॉस्ट व्हिच इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज इनडायरेक्ट मटेरियल. ठीक है. अभी ये जो मटेरियल हम देखेंगे उसको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल. ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल. क्या डिफरेंस है डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल? जैसे मैंने आपको बताया है, आप बोलिए. वेरी गुड. फर्स्ट थिंग दैट इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, इट इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल. हो गया. इससे पता चलता है. प्राइमरीली मैं ये लिख सकता हूं, फर्स्ट थिंग इज it is the cost incurred in payment of material
that is directly attributable to a cost object. Cost object means cost unit. कोई भी हम दिस बुक इज ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है. सो दिस इज माई फर्स्ट थिंग. यहाँ पे क्या है, इट इज द कॉस्ट इनकर्ड. यहाँ पे भी हम कॉस्ट इनकर्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इनकर्ड दैट कैनॉट बी डायरेक्टली, आप लिखते जाइए, एट्रीब्यूटेबल टू ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट. हो गया, पहला डिफरेंस समझ में आ गया. यहां पे देखिए, दिस कैन बी इजीली आइडेंटिफाइबल इन द कॉस्ट ऑब्जेक्ट. ये इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे. समझ में नहीं आ रहा है कौन सा, ये वाला. इट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन पेमेंट ऑफ मटेरियल दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड दिस इज इजीली आइडेंटिफाइबल इन द कॉस्ट ऑब्जेक्ट. बट यहाँ पे इट इज नॉट, इट यू कैनॉट फाइंड आउट, कैनॉट बी आइडेंटिफाइड. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिया था, मेरा कोट में कितना कपड़ा लगा है आप बोल पाएंगे, लेकिन कितना धागा लगा है आप बोल नहीं पाएंगे, कितना पैसा का धागा. सो इट इज कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इजीली. आप कोशिश करने से मिलेगा बट नहीं मिलता है. ठीक है, इसके लिए क्या होता है, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो जाता है. इसको हम लोग क्या करते हैं, लोडेड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट ऑन सम सुइटेबल बेसिस. मैं इसको आपको बताऊंगा क्या होता है. मान लीजिए इनडायरेक्ट मटेरियल सब मिलाते हैं, उसको इकट्ठा करके हम एक बेसिस में उसको लोड करते हैं. ये डायरेक्टली लोड कर देते हैं, ये डायरेक्टली लोड हो जाता है. लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल को लोड करने के लिए वी नीड सम बेसिस. कितना, एक महीना में मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा कपड़ा होता है, तो मैं 5 रुपया टुवर्ड्स इनडायरेक्ट मटेरियल करके लोड कर दिया है बेस्ड ऑन माई नंबर ऑफ पीसेस स्टिच. ठीक है, टोटल महीना में कितना इनडायरेक्ट खर्चा हुआ, दैट आई विल एट्रीब्यूटेबल टू मटेरियल ऑन ए बेसिस. हाउ मेनी पीसेस, मुझे यहाँ पे डायरेक्टली पता है, एक कोट के लिए आई नो 2 मीटर कपड़ा लगता है. यहाँ पे 2 मीटर का कपड़ा का कॉस्ट मैंने डायरेक्टली डाल दिया इधर. बट यहाँ पे 1 मीटर के लिए कितना धागा है मुझे पता नहीं होता है. मैं क्या करूँगा, महीने में धागा के लिए 100 रुपया खर्चा हुआ है, महीने में मेरा पास 50 to 60 सिलाई हुआ है, तो उसी हिसाब से एक 60 के लिए 2 रुपया मैंने डाल देगा इधर. आई फाइंड ए बेसिस, नंबर ऑफ पीसेस दैट इज ए बेसिस, नंबर ऑफ 60 ऑल्सो इज ए बेसिस. ठीक है, डायरेक्ट को कोई बेसिस का जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली चला जाता है. जैसे आप एक डायरेक्ट स्टूडेंट हो, आप सीधा आके यहाँ पे बैठेगा, कोई इनडायरेक्ट स्टूडेंट आएगा, वो मेंबर नहीं है, वो पढ़ना चाहता है, वो किसी को तो रिक्वेस्ट करेगा मुझे थोड़ा घुसा दो. ऐसा है, इनडायरेक्ट वाला ऐसा ही आते हैं. कुछ बेसिस चाहिए, कितना अच्छा खर्चा हुआ, इतना 60 हम महीना में खर्चा क्या है, चलो नंबर ऑफ 60 में 2 रुपया आ गया, 500 रुपया खर्चा हुआ है, और 250 to 60 सिलाई क्या है, तो 500 डिवाइडेड बाई 250, 2 रुपया पर 60 इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गया है. बट यहाँ पे ऐसे पता नहीं, पर 60 आपको पता है, पर्टिकुलर दैट 60 के लिए कितना कपड़ा खर्चा हुआ है आपको पता है, इसलिए ये इजीली आइडेंटिफाइबल है. ये हमको लोड करना पड़ता है. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए
दिस इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप. इसमें क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ प्रोडक्शन. जैसे कि मैंने एक शार्ट के लिए अगर 2.5 मीटर कपड़ा लगता है, ठीक है, मैंने 10 तो शार्ट बनाएगा सेम साइज को, तो 2.10 डायरेक्टली भारी करता है, बट यहाँ पे ऐसे नहीं लगेगा. इट इज डिफिकल्ट. सो ये इसमें आप लिखेंगे देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप. क्यों मैं बताऊंगा. यहाँ पे देखिए, मैं फॉर एग्जाम्पल आई हैड गिवन द एग्जाम्पल ऑफ झाड़ू, ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स. मैं हैंड ग्लोव्स लगा के काम करता हूं. पर शार्ट कितना ग्लोव्स लगा है आई डोंट नो. झाड़ू रूम साफ करने के लिए यूज करता है, इट इज ए मटेरियल. एक शार्ट के लिए कितना झाड़ू लगा आई कैनॉट से. सो दिस इज नॉट डन, देयर इज नो रिलेशनशिप. मेरा प्रोडक्शन के साथ झाड़ू का कोई रिलेशन है नहीं है, बट मेरे को खर्चा करना है, किया है, झाड़ू का कॉस्ट्यूम मुझे कस्टमर से लेना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा ना. यू आर डूइंग ए बिजनेस, ईच एंड एवरी कॉस्ट आई मस्ट लोड टू द प्रोडक्ट. मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? आई शुड लोड एवरी कॉस्ट टू द प्रोडक्ट. इसमें डायरेक्टली डालेगा, इसमें इनडायरेक्टली डालेगा. ठीक है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट. आपका किताब में है डिफरेंस? है नहीं होने से तो कोई बात नहीं, आप सीख लीजिए. बुक्स में दूसरा कुछ होता है, बट यही हम लोग पढ़ लेंगे. ठीक है. नाउ अभी मेरे को जो ये है, आपको इसको मटेरियल्स को, मटेरियल्स इज ए वेरी वाइटल एलिमेंट इन द कॉस्ट. सो वी शुड नो हाउ टू ऑप्टिमाइज आवर मटेरियल्स मैनेजमेंट. हमारा काम क्या है? जो मटेरियल हम खरीदते हैं, मटेरियल्स हम क्यों खरीदते हैं? प्रोडक्शन के लिए. सो मैं प्रोडक्शन करूंगा और मटेरियल्स यहां पे खरीदूंगा. यहां से यहां तक मुझे बहुत सारा फेजेस है. कैसे है? मटेरियल्स मैंने बाई किया है. हाउ डू आई बाई मटेरियल्स? कंपनी कैसे खरीदता है? पैसा देके. तो मांगना कोई फ्री में कोई नहीं देगा, पैसा देगा. अब मुझे बताइए, मैं एक कंपनी हूं, मैं मैन्युफैक्चर करता हूं. ज्यादा अमाउंट नहीं है, ज्यादा क्वांटिटी. आप बोलते हो मैं ज्यादा क्वांटिटी खरीद लूं सो मुझे डिस्काउंट मिलेगा. बढ़िया है, वेरी गुड वेरी गुड. मैं खरीद के रख दिया है, बारिश हुआ है, फंगस लग गया है, मटेरियल खराब हो गया है. अब तो डिस्काउंट मिला है, फंगस भी हो गया है, नुकसान हुआ कि नहीं? तो यही प्रॉब्लम है. कुछ लोग सोचते हैं हम ज्यादा खरीद लेते हैं, कुछ लोग सोचते हैं हम कम खरीदते हैं, थोड़ा पैसा ज्यादा दो लेकिन खराब नहीं होगा, लाएगा फैक्ट्री में डालेगा. कुछ टीम को कंपनी आइडेंटिफाई करता है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्सिंग द मटेरियल्स. ठीक है. सो देयर विल बी ए मटेरियल्स डिपार्टमेंट. हर कंपनी में मटेरियल्स डिपार्टमेंट रहता है. दे आर स्पेशलाइज्ड. हम लोग उनसे, दे नो बेटर देन अस हाउ टू प्रोक्योर द मटेरियल्स. सो हर कंपनी में एक मटेरियल सेक्शन या डिपार्टमेंट होता है जिनका काम है कंपनी के लिए अनइंटरप्टेड सप्लाई एट ए लो कॉस्ट, बेटर क्वालिटी, ड्यूरेबल मटेरियल सप्लाई करना है. ठीक है. सो ये लोग जो इनका काम है इन्वेंट्री कंट्रोल. व्हाट दे डू? दे हैव टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट. मुझे कम से कम पैसा खर्चा करना है. आई हैव टू स्पेंड लेस, गेट मोर. एवरीबॉडी वांट्स दैट. कम पैसा में ज्यादा बेनिफिट है कि नहीं? जैसे सीएमए लोग बिना पैसा में पढ़ते हैं. कम पैसा दो, पूरा भरपूर आनंद लो, पढ़ाई करो, प्राइज भी लो, अवार्ड भी लो. अभी अभी कुछ स्पॉन्सर आ रहा है, दे आर टेलिंग सर हम हर स्टूडेंट को एक एक टैब देंगे. सच में, आई एम नॉट जोकिंग. दैट इज द डिमांड. इतना हो गया है. सो एवरीबॉडी वांट्स मैक्सिमम बेनिफिट विद
लोएस्ट इन्वेस्टमेंट. सो सिमिलरली हम जब मटेरियल्स प्रोक्योरमेंट करेंगे, हमको ये देखना है आई एम बाइंग द राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस एंड एट ए राइट टाइम. ठीक है, मेरा फैक्ट्री इधर हो रहा है, मटेरियल्स में बाई करूंगा. आप देखिए टुडे यू वांट टू गो टू मार्केट, आप जाके यहाँ से खरीद लिया है कुछ आइटम. सपोज आप एमनी बिरयानी कर रहे हैं तो आपको 100 आदमी के लिए बिरयानी बनाना है. आप गया दुकान से 25 किलो चावल ले आया, ठीक है, लेकिन आपका ये बड़ा बिजनेस है, आप पूरा डेली लाखों प्लेट्स बिरयानी पैकिंग करके आप एक्सपोर्ट करते हो. इन दैट सिचुएशन मार्केट में बिरयानी चावल नहीं भी मिलेगा, आपको इसीलिए एडवांस प्लानिंग करना पड़ेगा. मैं जमीन जो खेती जो करता है वो जब खेती से लाता है उसी टाइम हम लाएगा, बेस्ट प्राइस देके बेस्ट चावल ले आएगा. बिफोर एनीबडी बाई आई शुड बाई दैट चाय. वो कुछ खुशबू वाला चावल होता है, जोहा चावल होता है, जैसे कि खाने से सब कस्टमर भरपूर पैसा दे देंगे. ऐसा चावल जब खरीदेगा मैं, आई हैव टू प्लान फॉर दैट. मैं जब मार्केट में जाऊंगा वो खाली हो जाएगा. इसके लिए ये लोग ने पहले प्लानिंग करते हैं, हमको इतना चावल चाहिए. दे विल गेट कोटेशंस, दे विल सी डिफरेंट कस्टमर जहाँ जहाँ से आप पहले लिए थे, वो सारे चीज वो लोग ने प्लानिंग करेंगे. सो देयर इज ए प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, देयर जॉब इज टू परचेज मटेरियल्स. हम लोग परचेजिंग स्टेजेस में भी मटेरियल कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इफ आई डू नॉट परचेज गुड थिंग्स, मैं पैसा वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, सो मेरे को ये जो इन्वेंट्री कंट्रोल है, इट इज डन इन डिफरेंट स्टेजेस. इन्वेंट्री कंट्रोल जो हम पढ़ेंगे अभी, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मीन्स मटेरियल. ठीक है, स्टॉक ऑफ मटेरियल को इन्वेंट्री बोलते हैं. जैसे मैंने पहले बोला, वन थिंग इज प्लानिंग, परचेजिंग. अच्छा, परचेज कर दिया, यहाँ पे आपका गोडाउन रख दिया, ठीक है, आपका मटेरियल आ गया, गोडाउन में रह गया. उसके बाद क्या होता है, गोडाउन से इशू होता है. देन यू इशू द मटेरियल्स टू प्रोडक्शन. सो देयर इज ए इशू सेक्शन जो इशू करेगा. गोडाउन में रिसिप्ट सेक्शन रहता है, दे विल रिसीव द मटेरियल्स. दे विल गिव ऑर्डर्स. परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर दे दिया, मटेरियल आ गया है, गोडाउन को आ गया है, गोडाउन से इशू हुआ है, इशू से प्रोडक्शन को गया है, प्रोडक्शन से मेरा क्या निकला है, आउटपुट निकला है. सो दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट. देयर इज ए रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, है कि नहीं. सो हमेशा ये भी मेरे को देखना पड़ेगा, मैं कितना मटेरियल डाला, मेरे को कितना आउटपुट हुआ. सारी चीज मेरे को मेजर करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीवेयर आई हैव टू सी दैट कॉस्ट इज मेंटेन, क्वालिटी इज मेंटेन, स्क्रैप इज मेड लेस, ज्यादा आइटम खराब ना हो. इसके लिए मेरा एक्चुअली इन्वेंट्री मैनेजमेंट जरूरी है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट बिना हमने कुछ नहीं कर पाएगा. ठीक है, अब बताएं मुझे, लेट अस स्टार्ट विथ परचेज डिपार्टमेंट. मटेरियल्स का परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, व्हाट डू दे डू, एनी आइडिया? परचेज डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या है? टू परचेज रॉ मटेरियल. मैं तो बोला परचेज, देन स्टोर्स, देन इशू. परचेज करे गोडाउन नहीं बोला? गोडाउन बोला कि नहीं बोला? गोडाउन में क्या होता है? स्टोर होता है. हाँ, रिसिप्ट किया, स्टोर किया, यही है. यू हैव टू लिंक. मैंने डायग्राम में वहां पे एक राउंड नहीं बुलाया, बट यही होता है. परचेज किया, परचेज, गोडाउन, देन इशू, है ही ना. और क्या है? इतना ही है. माल आया, गोडाउन में रखा, इशू कर दिया, इतना इन्वेंट्री मैनेजमेंट तीनों स्टेजेस में होता है. पहला स्टेजेस परचेज. लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग इन परचेज. क्या होता है? आपने बोला
परचेज द मटेरियल, एक ही वर्ड में बोल दिया, 10 मार्क मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। परचेज एक्टिविटी क्या होता है, हाउ डू वी परचेज? देखिए, वी आर नॉट परचेजिंग फॉर आवर हाउस। जब हम कंपनी रन करते हैं, मेनी पीपुल आर आंसरेबल टू आवर एक्टिविटीज, और वी ऑल्सो वांट टू शो दैट वी आर डूइंग आवर बेस्ट एफर्ट्स टू बाय द गुड थिंग्स। सो इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन में भी करना पड़ेगा। हाउ डू आई सिलेक्ट ए पार्टी? आपको देखिए, बेसिकली परचेजिंग इज एन आर्ट। आप सब मानते हो, जैसे कुछ आप लोग का दोस्त लोग में, आप अगर एक दोस्त को लेके जाएगा, वो सारे चीज सिलेक्शन फटाफट कर देता है, सब लोग नहीं कर पाते हैं। वही आइटम को आप 100 रुपये में खरीदेगा, आपका दोस्त 80 रुपये में खरीदेगा, किसी ने 200 रुपये में खरीदेगा। सो परचेजिंग इज एन आर्ट। सब लोग से सेम सिस्टम में नहीं होता। जो जितना अच्छा बार्गेनिंग पावर है, जजमेंट पावर है, दे कैन डू दैट बेटर परचेज। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इफ यू आर इनएफिशिएंट, your production people will suffer. So we are expecting that purchase department people are very qualified and experienced. They should know. इसलिए देखेंगे मटेरियल डिपार्टमेंट को जो हाईली स्किल वाला को रखते हैं, जो परख लेता है मटेरियल को देखते ही, उसका इंस्पेक्शन करते ही कि ये मटेरियल अच्छा है, इसको ही खरीदना है, उनका डिमांड हो जाता है। इफ दे बाई समथिंग एंड द प्लांट इज डूइंग गुड प्रोडक्शन, दे आर सक्सेसफुल मटेरियल प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स। उनका डिमांड है, वो बोलेगा अपना सीवी में, मैंने इस कंपनी में इस साल से इस साल काम किया था, मैंने मटेरियल्स में इतना बचाया, प्रोडक्शन में इतना बचाया। सो दे आर वेरी एफिशिएंट पर्सन्स। अगर इनएफिशिएंट पर्सन होगा, उनका कंपनी लॉस में जाएगा, तो उनका डिमांड भी कम हो जाएगा। सो आपको मेरे बहुत सारा स्टेप्स में दिखाता हूँ, इसमें क्या होता है। हाउ डू आई परचेज? मैं एक परचेज मैनेजर हूं, मैं क्या परचेज करेगा? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी व्हाट आई एम गोइंग टू परचेज। हाउ डू आई नो? मुझे कौन बोलेगा? क्या बोलेगा? सो दे विल गिव ए रिक्विजिशन, दैट इज नोन एज PR और परचेज रिक्विजिशन। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज ए PR विल बी मेड, परचेज रिक्विजिशन। जनरली मैं बताता हूं, इन ऑयल इंडिया लिमिटेड परचेज रिक्विजिशंस आर मेड फ्रॉम द यूजर डिपार्टमेंट। देर आर सो मेनी कंपनी डिपार्टमेंट्स। सपोज आई एम ए फाइनेंस डिपार्टमेंट, आई वांट ए कंप्यूटर, I will not buy. I will ask materials department to buy a computer for me. So what I do? I raise one purchase requisition, telling that please buy a computer for us. But यहाँ पे I will not give directly to purchase department. I will ask the IT department, because computer is a IT item. So I am the user accounts. I will ask IT department buy a purchase computer for me. IT department will say purchase department, you buy a computer for him. So they will raise a PR, and PR will go to materials department. Purchase department will procure the material. ठीक है, so first thing is purchase requisition. ठीक है, they receive the purchase requisitions. After receiving the purchase requisition, what they do? Suppose यहाँ पे when we are talking about material, let us think about something. Suppose I say drilling department, they want to purchase some pipes. ठीक है, so यहाँ पे they will ask the purchase department, I want pipes for drilling. तो purchase department का पास PR आ गया है, what they do? परचेज ऑर्डर दे देंगे सीधा? ना, वो क्वालिटी कहाँ चेक करें, उनका पता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। देखिए, दुकान जाके पाइप्स कहाँ, यहाँ 300 का में मिलता है क्या? पाइप चाइना से इंपोर्ट होगा। ये जो ड्रिलिंग पाइप होता है,
चाइना से लाना पड़ेगा, नहीं तो जिंडाल बनाता है, कंपनीज लाइक जिंडाल एंड सम गुड कंपनीज, दे मैन्युफैक्चर द पाइप्स। इसके लिए वी डू नॉट नो हु इज मैन्युफैक्चरिंग, सो हमें क्या करेंगे, व्हेन आई रिसीव द पीआर आई विल रिक्वेस्ट फॉर quotations. I will first list the bidders, suppliers. कौन कौन पार्टी सप्लाई करते हैं मैं पहले फाइंड आउट करूंगा इस आइटम का, हु आर द सप्लायर्स। सप्लायर्स लोगों को हम लिस्ट ढूंढेगा, मेरे पास लिस्ट है, नहीं है तो हमने एक ओपन एडवर्टाइजमेंट करेगा। व्हाट आई डू, I do open advertisement and ask anybody who is manufacturing pipes in India for this much size, this much of length, this much of quality, these specifications, please send your quotations. And what I do, nowadays everything is done in e-tendering. पहले फिजिकल होता था, आजकल e-tendering होता है कि मैं बोलता हूँ bids will be closed on certain date, you give your bids will be opened on so and so date, वो इलेक्ट्रॉनिकली मोड में they will submit their bids, ठीक है। now I will open the bid, मैं क्या देखूंगा उसमें, एक तो क्वालिटी, whether they are matching the requirement or not, and what are the credentials, उनका क्या एक्सपीरियंस है, पाइप पहले किसी को बेचा कि नहीं बेचा है, मैन्युफैक्चरिंग का स्टाम्प है कि नहीं, लाइसेंस है कि नहीं, सारे चीज देखेंगे हम लोग। सारे टेक्निकल कंडीशन फुलफिल होने से आई विल ओपन देयर प्राइस बिड, कितना प्राइस कोट किया है। इस स्टेजेस में भी अगर somebody is not fulfilling, I will reject that bid, ठीक है। अगर टेक्निकली क्वालिफाइड, I will go to see their प्राइस बिड। प्राइस बिड में हमें देखेगा who is quoting lowest, सेम टेक्निकली सेम चीज है, who is quoting me lowest, सो दो लोएस्ट करता है बट टेक्निकली साउंड है, ऐसा नहीं कि सस्ता वाला हम खरीद लेगा। यू हैव टू फर्स्ट मीट द टेक्निकल रिक्वायरमेंट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। क्या होता है, जैसे उसका दे शुड हैव ए प्रॉपर लाइसेंस। कोटेशन मीन्स यू नीड ए आइटम, ठीक है, आपको एक आइटम चाहिए, you are asking somebody please provide your best price for this item, you are inviting quotation, requesting them to give the best price, this is known as quotation, please give your quotation। quotation क्या होता है, जैसे मान लीजिए दुलियादान में 4 parties are there, you want to buy best biryani, ठीक है, स्विगी वाला तो एक रेट देता है, आपका spicy.com एक रेट देता है, दूसरा कंपनी एक रेट देता है, आप चारों से बोलो तुम्हारा प्राइस कितना है, तुम्हारा प्राइस कितना है, तुम्हारा प्राइस कितना है। एक आदमी बोला मेरा 250 रुपया प्लेट है, एक आदमी बोला मुझे 300 रुपया पर प्लेट है, एक बोला मुझे 100 रुपया पर प्लेट है, एक बोला मुझे 50 रुपया पर प्लेट है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। बिरयानी आपको ये जो 50 रुपया में खाली आलू है और प्याज है और कुछ नहीं है, ये आलू भात हो गया, इसमें बिरयानी, इसमें वो चिकन दिया है, मटन दिया है, पनीर दिया है, बिरयानी पूरा अच्छा बासमती राइस का बनाया हुआ है। तो आपको क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड व्हाट यू वांट पनीर, वेज बिरयानी और चिकन बिरयानी और एग बिरयानी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली सपोज यू वांट दिस इज एग बिरयानी, दिस इज योर चिकन बिरयानी, दिस इज पनीर बिरयानी, दिस इज आलू बिरयानी। Now you decide which biryani you want to buy, कौन सा चाहिए बोलो, पनीर बिरयानी। सब पनीर बिरयानी आपका हिसाब से 250 रुपया होना चाहिए, ठीक है। आपको एक बिरयानी में कितना पनीर चाहिए, एक प्लेट में 15 तो चाहिए, 15 पीसेस। मैंने एक होटल में गया था, पनीर सब्जी, वो बोला सर 200 रुपया। मैं बोला कितना पीस पनीर है, बोला सर 20 पीस पनीर है, 20 पीसेस। मैं बहुत खुश हो गया है, वाह 20 पीसेस। जब वो प्लेट दिया, इतना छोटा प्लेट में इतना छोटा छोटा पनीर है,
तो ये भी साइज मैटर करता है। इसीलिए यू डोंट से मेरे को इतना पीस चाहिए, मुझे 100 ग्राम पनीर मिनिमम होना चाहिए। एक प्लेट का बिरयानी से हम पनीर को उठा के अगर वजन करेगा, इट शुड बी 100 ग्राम्स मिनिमम। अब 20 पीस करो, 50 पीस करो, मोरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वांट 100 ग्राम्स पनीर इन 200 ग्राम्स राइस। हो गया आपका स्पेसिफिकेशन करेक्ट, वो आपको चीट नहीं कर पाएगा। फिर पनीर देगा, वो पनीर वो कौन सा होना चाहिए, गाय का, भैंस का, या दूसरा कुछ सिंथेटिक, वो भी होना पड़ेगा। सारे स्पेसिफिकेशन आपको लिखना पड़ेगा, तभी जाके यू विल बाय ए गुड मटेरियल। अदरवाइज तुमको चीट करने के लिए लोग बैठे हैं। आजकल परचेजिंग इज वेरी डिफिकल्ट। थोड़ा सा भी वो बोलेंगे सर आप तो दिया है पनीर, आपने नहीं पूछा गाय का पनीर है कि भैंस का पनीर, या आपने नहीं पूछा whether it is सोयाबीन का पनीर। So every specification should be defined in a thing so that there is no room for any speculation. While buying, your specifications is very important. तभी जाके आप जो खरीदना चाहते थे वही खरीदा है, ठीक है। नाउ मान लीजिए 4 पार्टीज इन दुलियाजान, दे हैव फुलफिल ऑल योर स्पेसिफिकेशंस। उसमें से एक आदमी दिया 210, 220, 180, 250, दे आर सेम टू स्पेसिफिकेशंस। तो आप कहां से खरीदेंगे, ए वाला से खरीदेंगे, बिकॉज टेक्निकली दे आर मीटिंग। सो आपके लिए, बिकॉज यू डिड ए टेंडरिंग प्रोसेस, you got a competitive price. So materials department should do in the same process. They do when they get the PR, they get for quotations with proper specifications. They invite tenders, they evaluate them, and price comparison. Some cases we see both. Price is not the only thing. Quality. We give marks to the quality. QCPS, quality based इवैल्यूएशन, ठीक है। उसमें उसका रेपुटेशन, उसका टर्नओवर, उसका नंबर ऑफ फुटफॉल्स, ये भी मार्क हम देते हैं। बिकॉज दैट इज गुड, दैट्स व्हाई पीपल आर गोइंग। हम वहाँ पे 80% देगा, प्राइस को 20% देगा, फिर वेटेज करेगा, तभी जाके हम उससे बाई करेगा। देयर आर सेम मेनी मेथड्स, मेनी कंपनीज अडॉप्ट। आफ्टर सिलेक्टिंग दिस, now you have selected spicy.com, we are giving order for 180 biryanis, 100 plates of biryani। आज अगर इवेंट है में तो आज नहीं देगा, एक हफ्ता पहले देगा, नहीं तो प्रिपेयर नहीं करेगा ना। So this is how the department's job is to procure right materials for the company, ठीक है। अभी now you know what are the purchase department's activities। पहले दे विल गेट द पीआर, मैं आपको बोल देता हूं, आप लिख लीजिए रिसिप्ट ऑफ पीआर। फंक्शंस ऑफ परचेज डिपार्टमेंट क्या है, पहला है रिसिप्ट ऑफ पीआर, सेकेंडली इज इशू ऑफ इंक्वायरी लेटर टू द bidders, calling for quotations। अभी quotation समझ में आ गया, what is quotations, and its receipt, like you will also receive the quotation। आप bid quote करेंगे and you will receive the bids, ठीक है। फाइनलाइजेशन ऑफ quotations, calling for quotations, फाइनलाइजेशन ऑफ द कोटेशंस, कोटेशन को लेकर आप फाइनल कर दिया, एंड प्लेस द परचेज ऑर्डर। सब कुछ जो इससे हो जाएगा, आई विल इश्यू देम ए परचेज ऑर्डर, मीन्स दिस इज द ऑर्डर फॉर देम टू सप्लाई।
I am telling you have been selected as the supplier. Please supply this much of quantity of this item within this much of days. ठीक है? And the specifications of the supply should be like this. If it is doesn't match it, we will reject the items. ऐसा नहीं कि जो भी आप देगा हम ले लेगा. अगर स्पेसिफिकेशन में जो बोला है वो नहीं दिया है, we are having the option to reject it. वो भी हम लिखेंगे. ठीक है? फाइनलाइजेशन ऑफ द कोटेशंस. हमने कोटेशन को जो आया है एंड परचेज इवैल्यूएशन करेंगे. मैंने 4 पार्टी से लिया है, इवैल्यूएट किया है, वो सब कुछ समराइज करेगा. देन आई विल प्लेस द परचेज ऑर्डर. अच्छा, परचेज ऑर्डर कर दिया है, उसके बाद पार्टी का साथ कंटिन्यूअसली फॉलोअप करना पड़ेगा. मान लीजिए मैंने एक पीओ दिया है, मान लीजिए दिसंबर में मैंने एक पीओ दिया है. आई हैव गिवन इन December 23 ए पीओ. मटेरियल शुड कम इन अप्रैल. मेरा प्रोडक्शन में मिनिमम सम टाइम इज रिक्वायर्ड. वो लोग बना के देंगे मटेरियल. आई नीड सम टाइम फॉर देम आल्सो. दे हैव टू सोर्स द मटेरियल मेकर्स. एंड मैंने दिसंबर में दे के बढ़ जाने से नहीं होगा. आई विल फॉलो अप. जैसे कि अभी मैं जनवरी महीना में बताएगा, भाई आपको तो हम एक पीओ दिया था, आपने कुछ काम शुरू किया. वो अगर यहाँ से शुरू नहीं करता है, मेरे को अप्रैल में नहीं मिलेगा, नहीं मिलने से मेरा प्लान बंद हो जाएगा. सो वी कंटिन्यूअस फॉलो अप. मेरा जब तक माल नहीं आता है हम उसको जीने नहीं देंगे. फोन में परेशान करेंगे. क्या हुआ, कभी कभी क्या होता है, आप एक पार्टी के लिए जाते हैं, आपको एक गाड़ी आने वाला है. गाड़ी बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ. कहाँ हो हम पूछते हैं, तुम तो 1 घंटा से आ रहा हूँ बोल रहे हो, तुम कहाँ हो. इसीलिए वी हैव टू नो एग्जैक्टली यहाँ से वहाँ इतना टाइम लगेगा. तो सिमिलरली जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, कंटिन्यूअस फॉलोअप हम लोग फॉलोअप करते हैं. सो दैट सप्लाई इज मेड इन टाइम. कभी कभी क्या होता है, हमारा आदमी जाके उनका प्लांट में इंस्पेक्शन करता है, देखने के लिए दे आर रियली डूइंग द मटेरियल्स और नॉट. क्योंकि देयर इज एवरीथिंग नीड्स टाइम. टाइम होता है कि नहीं होता है. तो दे हैव टू इंश्योर कि मेरा माल बन रहा है. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं जो बता रहा है. Excuse me, sir. यस सर, इन रिगार्ड्स टू ऑयल, सर आप जो बोला फाइनलाइजेशन ऑफ द कोटेशन, उसके बाद प्लेस द परचेस ऑर्डर. हाँ, तो सर इन बिटवीन तो हम लोग सर टेंडर फ्लॉट करते हैं. और क्या करते हैं? सुटेबिलिटी करते हैं. टेंडर फ्लॉट करते हैं. टेंडर, ये टेंडरिंग सिस्टम बोला ना, कॉलिंग फॉर कोटेशंस एंड इट्स रिसिप्ट्स, इसमें सब कुछ आ जाता है. व्हेन आई एम डूइंग टेंडर फ्लोटिंग, पीआर का बाद आई एम इशूइंग इंक्वायरी लेटर टू द बिडर्स. That is floating the tender, and after floating the tender I get all the quotations and I am receiving the tender quotations. यहाँ पे हमने टेक्निकल स्क्रूटिनी, फाइनेंशियल स्क्रूटिनी, इवैल्यूएशन सब कुछ इसी में 4 में हो गया. ठीक है, हम लोग सारे चीज एक लाइन में लिख दिया है. कंपनी में हम डिटेल में जाते हैं. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दीज आर द सिंपल स्टेप्स. ओके ठीक है ना. ओके, ओके. सो मैं कंटिन्यूस फॉलो किया अबाउट द सप्लाई ऑफ द मटेरियल्स. ठीक है. अच्छा, अभी क्या है, उसको फिर जब मटेरियल आ जाएगा उसको पेमेंट भी देना पड़ेगा, है कि नहीं. पेमेंट कौन देता है? परचेज वाला के पास नहीं रहता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट. इसमें और एक डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर का कॉपी दे गिव टू अकाउंट्स आल्सो, टू यूजर्स आल्सो. जैसे प्लेस कर देंगे, अकाउंट्स विल बी रेडी टू मेक द पेमेंट एज पर द पीओ टर्म्स, एंड यूजर डिपार्टमेंट आल्सो विल गेट ए इंटीमेशन दैट यस मटेरियल हैज बीन ऑर्डर्ड. दे विल नॉट बी ओरी. यूजर मीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो दे विल फॉलो अप विथ and liaising. Liaising means coordinating with accounts and user.
अकाउंट्स को पेमेंट के लिए, यूजर्स को भाई चिंता मत करो तुम्हारा मटेरियल आ रहा है, ठीक है। यूजर्स कभी कभी बोलता है कि हमको जल्दी चाहिए या हमको लेट चाहिए, अकॉर्डिंगली दे विल टेक अप विद द सप्लायर्स, ठीक है। दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट होता है। ये समझ में आया? तो मटेरियल जब सप्लाई हो जाएगा, सप्लायर इनवॉइस देता है मटेरियल्स को, मटेरियल्स फाइनेंस को देता है, फाइनेंस पेमेंट करता है, ये परचेज एक्टिविटी यहाँ पे खत्म होता है। देन इट कम्स द रिसिप्ट, ये डिपार्टमेंट का काम है ऑर्डर देने का। जनरली मटेरियल्स में ऑर्डर एक पार्टी देता है, रिसिप्टिंग गोडाउन में अगर दूसरा लोग रहते हैं, अब जैसे गोडाउन बोला था वहाँ पे कुछ ऑफिसर लगते हैं, उनका काम क्या है? टू रिसीव द मटेरियल्स आज पर पीओ। वो लोग पीओ का टर्म्स देखेंगे, और को ही देखेंगे बिरयानी में मेरा 100 ग्राम है कि नहीं, देखेंगे हाँ 100 ग्राम है, ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट। गाय का है कि भैंस का है वो भी टेस्ट करेंगे, लैबोरेटरी को भेजेंगे, टेस्ट करेंगे, हाँ ये गाय का है। सो ये सारे चीज मुझे जो एग्जाम्पल में बोल रहा है, सारे चीज ऐसे ही होता है। मटेरियल इंस्पेक्शन होने के बाद ही हम रिसिप्ट करते हैं। सो देयर विल बी सम इंस्पेक्शन, मैं रिसिप्ट में बता देता हूँ क्या होता है। देयर इज रिसिप्ट सेक्शन, परचेज ऑर्डर दे दिया, रिसिप्ट सेक्शन मीन्स देयर इज ए, आपका घर में आप सेल्फ है किचन में, है कि नहीं? आप देखा होगा आपका मम्मी लोगों ने मसाला को एक ही साथ रखते हैं, और जो दाल डिफरेंट दाल्स को एक ही साथ रखते हैं, चावल को अलग अलग रखते हैं, सो दैट आपको इजीली आइडेंटिफाई होता है। सो सिमिलरली हमारा तो बहुत सारा मटेरियल आता है। सो ये जो मटेरियल्स आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल देयर विल बी डिफरेंट बिन्स। Bins means they're like places, designated places where the material is kept. आपने मेडिसिन दुकान में गया होगा, मेडिसिन दुकान में देयर आर सो मेनी शेल्फ्स ऐसा बनाया है। यहाँ पे बीपी का टैबलेट रहता है पूरा लाइन में, यहाँ पे शुगर का रहता है, यहाँ पे थायराइड का रहता है, कोई मिक्सअप नहीं हो जाए, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड को अलग से रखता है, सो दैट ऊपर रखने से गिर जाने के चांस है, नीचे रखा है। देयर विल बी सम अदर केमिकल्स आल्सो, जो हजार्डियस है उसको अलग से बंद करके रखता है। सो अकॉर्डिंगली इन द इंडस्ट्री वी मे बी रिक्वायरिंग थाउजेंड ऑफ मटेरियल्स। सो सारे चीज को हमने सिस्टमेटिक वे में रखते हैं। और जैसे कि ये बीन्स होता है, देयर विल बी नोन समथिंग नोन एज बिन कार्ड। बिन कार्ड आज का जमाने में सब कंप्यूटराइज हो गया है, बट पहले जमाने में क्या होता था, जैसे यहाँ पे 50 तो टेबल है, ठीक है, इस टेबल में कौन बैठेगा मैं एक टैग लगा देगा, ठीक है, किस मटेरियल रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए एक मटेरियल है, मान लीजिए यहाँ पे आपका मटेरियल एक है, सपोज राइस, मटेरियल का नाम क्या है? राइस। वो स्टोर कीपर विल मेंटेन दिस बिकॉज वो ही इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक था 2 किलो का एक पैकेट था। देन वो जो रिसिप्ट हुआ है परचेजेस 100 किलो, डेट भी आएगा ये डेट में, ठीक है। तो बैलेंस कितना हुआ? 2 था, ये 102 हो गया। देन यहां से मटेरियल कहाँ जाएगा? प्लांट को जाएगा। प्रोडक्ट, सो यहाँ पे इशू लिखेगा, इशू 70 किलो, तो बाकी कितना रहेगा? 102 से 70 चला जाएगा, तो इट विल बी सिमिलरली 32 किलो। सो लाइकवाइज दे विल मेंटेन ईच बिन कार्ड फॉर ईच आइटम। हर आइटम के लिए अलग अलग बिन कार्ड मेंटेन करता है, यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, ठीक है, यहाँ पे डेट रहेगा। सो एक पर्टिकुलर डेट में कितना मटेरियल गोडाउन में है, बिफोर गोइंग टू गोडाउन यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि आज मेरे पास 32 किलो है,
This helps me to know the quantity of stock available at a particular time. इसमें लेकिन एक चीज है, क्वांटिटी ओनली मेंटेन होता है. स्टोर कीपर इज नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द वैल्यू ऑफ द मटेरियल. व्हाट इज इंटरेस्टेड? क्वांटिटी. मेरे पास इतना चावल रखना था, हमें रखा है. अभी कभी क्या होता है, मैंने 30 kg का, फिर मान लीजिए देयर इज वन इशू, एक्चुअली 10 किलो का इशू था, मैंने यहाँ पे 20 किलो डाल दिया, 10 किलो दिया. कभी कभी गड़बड़ गड़बड़ करते हैं लोग जानबूझ के, 10 देके 20 एंट्री कर दिया, तो यहाँ पे बैलेंस कितना रहा? बैलेंस इज 12 किलो. एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा है, मैंने वो 20 किलो गलत से लिख दिया है, 10 किलो होना चाहिए. यहाँ पे 10 किलो इशू किया, 10 का जगह में यहाँ पे 20 लिख दिया. इसका कारण ये गलत हो गया, मेरा स्टॉक 22 किलो है बट 12 किलो दिखा रहा है. ऐसा भी मिस्टेक होता है. इसको इसलिए कभी कभी सरप्राइज चेकिंग होता है, ठीक है कि नहीं, फिर गलत होने से उसको रेक्टिफाई करते हैं. यहाँ से फिर एक डाल करके रेक्टिफिकेशन रिसिप्ट 10 किलो मारेगा, तभी जाके 22 किलो होगा. ये रेक्टिफिकेशन एंट्री मारेगा एक. ठीक है. दिस इज हाउ बिन कार्ड इज मेंटेन. आपका बुक्स में है बिन कार्ड? नहीं है. सो जो है आप पढ़ लीजिए. दिस इज एडिशनल नॉलेज यू गॉट. व्हाट इज बिन कार्ड बोलने से आप लिख पाएंगे. बिन कार्ड इज ए डॉक्यूमेंट अबाउट द रिसिप्ट ऑफ particulars of transactions happening in the store maintained by the storekeeper. ये सब चीज होगा आपका बुक्स में, कहाँ पर भी होगा. दीज आर ऑल फंडामेंटल थिंग्स. रिसिप्ट ऑफ मटेरियल में आएगा. रिसिप्ट ऑफ मटेरियल है ये तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये तो क्या है? परचेज ऑर्डर. ये परचेज है, हमने परचेज ऑर्डर चला गया है, पीआर चला गया है. गुड्स रिसिप्ट नोट, परचेज ऑर्डर, परचेज रिक्विजिशन. ठीक है. ये आप डिटेल पढ़ लेने से थ्योरी उसमें कुछ नहीं है. दीज आर ऑल जस्ट बेसिक नॉलेज. ठीक है. मैंने अभी आपको मेन थिंग जो पढ़ाऊंगा, आज टाइम हो गया क्या? अगले क्लास में पढ़ाएगा. दैट इज हाउ मच टू ऑर्डर. ठीक है. दैट इज EOQ. यहां से थोड़ा प्रॉब्लम शुरू होगा. इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी. ठीक है. ये मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा. आप थोड़ा पढ़ के आ जाइए. मैंने कितना ऑर्डर करना चाहिए, हाउ मच आई शुड ऑर्डर, हाउ मच आई शुड ऑर्डर, साइंटिफिकली वी शुड कैलकुलेट. जैसे कि जैसे मैंने बोला कि ज्यादा ऑर्डर करने से मेरा स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, कम ऑर्डर करने से मैंने आपको जो यहाँ पे बताया है, ये सारे एक ऑर्डर करने से मुझे इतना सारा एक्टिविटी करना पड़ता है. इफ आई मेक नंबर ऑफ ऑर्डर्स मोर, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी मोर. सो मेरा इन्वेंट्री को लाने के लिए मेरा 2 कॉस्ट होता है. एक है कैरिंग कॉस्ट, दूसरा है ऑर्डरिंग कॉस्ट. मैं जब मटेरियल खर्चा करता हूं, जैसे आपने बोला कि आई विल बाय मोर सो दैट मुझे डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज वन थिंकिंग. सो दैट मान लीजिए कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर कॉस्ट मान लीजिए 100 रुपीज. अगर मैं साल में एक ऑर्डर करूंगा, मान लीजिए मुझे 1000 किलो चाहिए. ठीक है. एक ऑर्डर करने से मुझे 100 रुपया होता है. 1 ऑर्डर करने से कितना होगा? 100 रुपीज. अगर 20 ऑर्डर होगा, 20 into 100, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा कि नहीं?
ये बढ़ जाता है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, मैंने एक ही साथ 1000 kg खर्चा खरीद लिया, मेरा मंथली कंजम्पशन सपोज 100 किलो है, दैट मीन्स मैं इसको 1 ईयर स्टोर में रखूंगा, गोडाउन में रखूंगा, है कि नहीं। 100 किलो पर मंथ, दैट मीन्स मेरे को 1000 किलो के लिए एटलीस्ट 10 महीना चाहिए। 10 महीना का स्टॉक मैंने एक ही साथ खरीद लिया, 10 महीना का स्टॉक गोडाउन में रखेगा तो मेरा एवरेज स्टॉक जो 10 महीना रहेगा उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, स्टोरेज, स्टॉक कीपर सब खर्चा होगा। सो दैट विल बी नोन एज कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री इन माई गोडाउन। सो ये जितना बढ़ेगा ये इतना घटेगा, अगर और ये जितना बढ़ेगा ये इतना घटेगा। नंबर समझ रहे हो? नहीं, मैं अगर ज़्यादा खरीद लूँगा मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ही टाइम हो जाएगा 100 रुपये में, बट यहाँ पे 1000 रुपया होगा इसका, इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स करता हूँ इन्वेंट्री कम रहेगा, उसका खर्चा कम हो जाएगा। सो आई हैव टू बैलेंस बिटवीन दिस टू। So reordering level will be that level, sorry, EOQ, that economic ordering quantity means, economic means the best cost. That should be the quantity at which my carrying cost and ordering cost, ये हो गया ordering cost, are same, दोनों सेम है। आपने ग्राफ में देखा इक्विलिब्रियम हो गया है, यही है EOQ पॉइंट, ठीक है। वो हम अगले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। विल डू सम प्रॉब्लम्स आल्सो। आप थोड़ा पढ़ के आइए, यहाँ से हमारा प्रॉब्लम्स का जर्निंग शुरू। थ्योरी तो पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी फर्स्ट थिंग, सेकेंड इज योर मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल, वो सब पढ़ेंगे। देन विल स्टडी मटेरियल्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 क्लास में हो जाएगा। फर्स्ट थिंग EOQ आता है प्रॉब्लम में, बराबर आता है, ठीक है, हो जाएगा। आज जितना पढ़ाया कुछ डिफिकल्ट लगा, इजी लगा ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग EOQ डिस्कशन करेंगे। इट इज इंटरेस्टिंग, जहाँ से प्रॉब्लम आता है हमेशा आता है EOQ, ठीक है। We'll close. Okay. Bye bye. Thank you, sir.